तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आज का ये वीडियो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के बारे में। अगर आप लोग वास्तव में बोर्ड एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सच में कर रहे हैं, तो आज का वीडियो मिस नहीं करना है, क्योंकि बच्चों आपको कोई एक वीडियो में 20 नंबर नहीं दिला सकता है। और मैं कहता हूं 100% गारंटेड है, आपको एक वीडियो में 20 नंबर कंप्लीट करवा रहा हूं। बस आपको ध्यान से देखना है। हम इसमें बात करेंगे गद्यांश की भी और बात करेंगे इंपोर्टेड पद्यांश की भी, और विद सॉल्यूशन के साथ देखेंगे आपको गद्यांश और पद्यांश में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या हल करना होता है। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से वीडियो देखना। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सच में बोर्ड एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड एग्जाम 2000 की प्रिपरेशन को लेकर अगर हम बात करें तो हमारा हिंदी का जो पेपर है वो आपको पता होगा 100 नंबर का आता है। उसमें से 20 नंबर के गद्यांश जो होते हैं, गद्य और पद्य के आते हैं, तो 20 नंबर तो ये निकाल दीजिए, तो बचा हमारा पेपर 80 नंबर का। 80 नंबर में हम अगर बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत में भी अगर हम बात करें गद्यांश और पद्यांश, यानी कि एक स्टेंजा आता है और एक श्लोक आता है, वो आते हैं साथ साथ, यानी कि 14 नंबर की। तो 80 नंबर ये थे, और 80 से अगर हम 14 और घटा दें तो हमारे नंबर बचते हैं 66। तो अगर हम 66 नंबर जो हमारे बचे हैं 20 नंबर और प्लस 14 नंबर, अगर हम इन 34 नंबर की बात करें तो ये तो हमारे बिल्कुल पक्के होते हैं, इनमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। कैसे करना है वो सारी चीज़ें हम आपको बता ही रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आते हो वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है बच्चों वीडियो को बनाने में, लिखने में, सारा कंटेंट ढूंढने में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला हमारे पास है गद्यांश। हम इस गद्यांश को कैसे हल करेंगे देखिए, और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम गद्यांश देख लेते हैं और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। जैसे हमें एक गद्यांश दिया गया, भाषा एवं संस्कृत का एक अटूट अंग है। भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है, यानी कि जो भाषा है वो स्वयं ही एक संस्कृत का क्या है, एक अटूट अंग है। ठीक है, संस्कृत परंपराओं के निरंतरता निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। यानी कि जो संस्कृत है वो परंपरागत, यानी कि परंपरा के अनुसार, यानी कि जो हमारे नियम कानून कायदे के अनुसार भी निःसृत है। ठीक है, और परिवर्तनशील और गतिशील है, इनमें परिवर्तन भी हो रहा है और आगे डेवलपमेंट भी हो रही है। इसकी गति विज्ञान की गति के साथ जोड़ी जाती सकती है, यानी कि इसकी जो गति है वो विज्ञान की गति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई संस्कृत हलचलों और शाब्दिक रूप से देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। यानी कि जो उद्गृत और संस्कृत है उसके शाब्दिक हलचल है, इसमें भाषा परंपरागत प्रयोग देने का पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए हमें नए शब्दों की खोज और महत्व की आवश्यकता है। यानी कि अगर हमें कोई नया प्रयोग करना है तो नए शब्दों की खोज करनी पड़ेगी और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसमें अब हमें ये जो स्ट्रेंजा आपके बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा ही आएगा, सेम ऐसा आएगा, और उसमें आपको नीचे उसके 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। जैसे कि हमारे पास जो 5 क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान से पढ़िए। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ और शीर्षक के लेखक का नाम लिखिए, यानी कि पाठ का शीर्षक क्या है, किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। फिर कहता है भाषा किसका एक अभिन्न अंग है और क्यों है। ठीक है, फिर कहता है संस्कृत हलचल किसके द्वारा पर्याप्त नहीं है, यानी कि संस्कृत हलचल है वो किसके द्वारा पर्याप्त नहीं है। फिर कहता है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो इसमें हमें गद्यांश दिया गया है इसके रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करना है। ठीक है, और 5वां क्वेश्चन हमसे कहता है किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जा सकती है, यानी कि किसकी गति को हम विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ सकते हैं। तो इनके एक एक क्वेश्चन का हम एक एक करके आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर अगर देखें तो इसमें हमसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है कि पाठ और शीर्षक का नाम लिखिए। तो हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए, अगर हमसे कह रहा है कि इसका पाठ कौन सा है और उसका शीर्षक क्या उसका है, तो हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश, यानी कि जो एक गद्यांश दिया गया है, यानी कि ये जो हमारे सामने गद्यांश है ये प्रस्तुत गद्यांश, यानी कि जो हमारे सामने गद्यांश प्रस्तुत किया गया है ये क्या है, भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता जो हमारा एक शीर्षक है उसी से उद्कृष्ट है, शीर्षक से उद्गृत है, यानी कि जो एक भाषा और आधुनिकता जो हमारा शीर्षक है उसी से ही उद्गृत है। इसके लेखक
इसके लेखक, अगर हम इसके लेखक की बात करें तो कौन है बच्चों? इसके जो लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। कौन बच्चों? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। यानी कि हमें ऐसे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सभी में ऐसा ही आएगा। प्रस्तुत गद्यांश भाषा और आधुनिकता शीर्षक से उद्ग्रस्त है और इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। और हमारे 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए, क्योंकि ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि भाषा किसका एक अभिन्न अंग है और क्यों? देखिए, भाषा जो है वो एक संस्कृति का विशेष अभिन्न अंग है। किसका है बच्चों? भाषा जो है संस्कृति का एक विशेष अभिन्न अंग है। अब क्यों है? क्योंकि संस्कृत की अभिव्यक्ति का माध्यम भाग है। संस्कृति जो है, क्योंकि भाषा जो संस्कृति है वो अभिव्यक्ति का एक माध्यम भाग है। ठीक है, संस्कृत की रचना और विषय परंपराओं द्वारा होता है। यानी कि इसका जो संस्कृत जो है, इसकी रचना और इसका जो विकास होता है वो परंपराओं के द्वारा होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन तीसरा देखिए। तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? सांस्कृतिक हलचल किसके द्वारा पर्याप्त नहीं है? यानी कि सांस्कृतिक जो हलचलें हैं वो किसके द्वारा पर्याप्त नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं सांस्कृतिक हलचलें भाषा के परंपरागत प्रयोग के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि जो सांस्कृतिक हलचलें हो रही हैं भाषा के परंपरागत जो प्रयोग हो रहे हैं उनके लिए पर्याप्त नहीं है। और फिर हमारा सबसे चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब आपको पूरे गद्यांश की व्याख्या नहीं करनी है। पूरे गद्यांश की व्याख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ व्याख्या किसकी करनी है? जिसके अंदर रेखा की गई। यानी कि भाषा स्वयं संस्कृत का एक अद्भुत अंग है, अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा के निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। इतने की ही हमें व्याख्या करना है। तो हम व्याख्या पूरी लिखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है? लेखक के विचार में भाषा संस्कृत का एक अंग है। यानी कि लेखक अपना विचार कर रहा है और कहता है कि भाषा जो है एक संस्कृत का एक अंग है। ठीक है, और वह संस्कृत के पृथक होकर, वो संस्कृत से क्या होती है? पृथक होकर अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है। यानी कि जो भाषा है अगर वो संस्कृत से पृथक हो जाए, पृथक यानी कि अलग हो जाए, तो अपना वो अस्तित्व बनाए रख सकती है। उसका स्वरूप सदैव यथावत नहीं रहता। उसका जो स्वरूप है, उसका जो रूप है वो सदैव यथावत नहीं रहता है, वरन युगानुकूल परिवर्तन होते रहते। यानी कि इसमें जो डे बाय डे इसमें परिवर्तन होते रहते, जैसी आवश्यकता होती है वैसे परिवर्तन होते रहते हैं। इस दृष्टि से भाषा का भी परिवर्तन होते रहना ही निरंतर गतिशील बने रहना स्वाभाविक है। यानी कि अगर ऐसे ही परिवर्तन होता रहा, यानी कि ऐसे ही अगर परिवर्तन होते रहे तो जो हमारी भाषा है वो क्या होती? आगे बढ़ती रहेगी और उसका गतिशील परिवर्तन स्वाभाविक है। यानी कि परिवर्तन होता ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये 4 क्वेश्चन थे, इनका हमने जवाब लिख लिया। अब हम बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन कहता है किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? यानी कि किसकी गति जो है विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो अगर हम बात करें किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, तो अगर हम बात करें संस्कृत की जो गति होती है उसको विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ देते हैं। तो ये तो हमने आपको बता दिया पूरा गद्यांश का आंसर कैसे लिखा जाता है, और पूरे गद्यांश का आंसर भी लिख कर बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं किसी एक बढ़िया पद्यांश की, जिसका भी हम आपको आंसर लिख कर बताते हैं। बच्चों अब हम क्या करेंगे? गद्यांश को हल करने के बाद पद्यांश को हल करेंगे। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं तो पद्यांश की, तो पद्यांश भी गद्यांश की तरह 10 नंबर का ही हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। इसी तरीके से आपको कोई एक पद्यांश दिया जाएगा, उसमें किसी लाइन के ऊपर अंडरलाइन की जाएगी और उसकी आपको रेखांकित अंश की व्याख्या की जाएगी, और उसमें आपको रिलेटेड उस पद्यांश के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, पहले आप इस पूरे पद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं। जैसे कि इस पद्यांश में 5 क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। कहता है कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ठीक है, उपयुक्त कविता में किसके रूप का वर्णन किया गया है? यानी कि जो हमें कविता यानी कि जो लाइनें दी गई इसमें किसके रूप का वर्णन किया गया है? बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है? उपयुक्त में कौन सा अलंकार, इसमें हमें बताना है सभी में कौन सा अलंकार है। फिर हमें कहता है रेखांकित अंश की व्याख्या भी करना है। तो हम सभी चीज़ों को देख एक करके इस एकदम बेसिक तरीके से डिस्कस करेंगे। तो पहले एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखेंगे, और फिर सारे क्वेश्चन का हम धीरे धीरे आंसर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देखते हैं कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए।
तो बच्चों अगर हम बात करें, हमने नोट डाउन मान लीजिए आपकी ये कॉपी मान लीजिए, तो इस पर हम आंसर लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या कहता है कि कह रहा है कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखे। यानी कि जो पाठ है इसका शीर्षक क्या है, तो प्रस्तुत पाठ, प्रस्तुत, यानी कि जो हमें दिया गया है इस पाठ का शीर्षक, प्रस्तुत पाठ का शीर्षक, प्रस्तुत पाठ का जो शीर्षक है वो क्या है। तो अगर हम बात करते हैं प्रस्तुत जो हमारे पाठ दिया गया है इसका शीर्षक जो है ये जो लिया गया है ये श्रद्धा मनु, एक चैप्टर है आपका श्रद्धा मनु, ठीक है। और श्रद्धा मनु है इसका शीर्षक है, यानी कि पाठ का नाम क्या है, श्रद्धा मनु। और इनके हम रचयिता की बात करें, इसको किसने लिखा है, इसके जो कवि हैं वो कौन है। इसके अगर हम कवि की बात करते हैं तो कवि जो है हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है बच्चों, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद है। तो हमने इसको लिख लिया और हमारे 2 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं सिर्फ इतना लिखने के, ठीक है। तो समझ में आ गया, प्रस्तुत शीर्षक, पाठ का शीर्षक श्रद्धा मनु और इसके कवि या रचयिता हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त कविता में किसके रूप का वर्णन किया गया है। यानी कि जो कविता दी गई है इसमें किसके रूप का वर्णन किया गया है। इसमें प्रस्तुत कविता में जो हमारी कविता प्रस्तुत की गई है, प्रस्तुत कविता में जो हमें कविताएं दी गई है इस कविता में क्या किया गया है, श्रद्धा के प्रति रूप संदर्भ का वर्णन किया गया। किसमें, कविता में श्रद्धा के प्रति, श्रद्धा के, या हम कहें श्रद्धा के रूप का, हाँ तो श्रद्धा के रूप को कहें तो अच्छा रहेगा। श्रद्धा के रूप, सौंदर्य, सौंदर्य, रूप सौंदर्य का वर्णन है या किया गया है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है। यानी कि जो बिजली का फूल है इससे क्या तात्पर्य है। तो अगर हम बात करें तो बिजली के फूल का तात्पर्य है, यानी कि बिजली का जो फूल है उससे तात्पर्य है श्रद्धा का आकर्षक एवं आकर्षक गौर वर्ण से युक्त सुंदर शरीर है। यानी कि बिजली के फूल से तात्पर्य है श्रद्धा का आकर्षक गौर वर्ण से युक्त सूर्य, जो सुंदर एकदम शरीर दिख रहा है उसी से है, ठीक है। फिर अगला हमारा चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है। तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको 2 से 3 इसमें आपको क्या की गई, तुलना भी की गई है, किसी के समान भी बताया गया। तो अगर तुलना की गई तो रूपक अलंकार हो गया, ठीक है। तुलना अगर नहीं तुलना की गई तो हाँ रूपक अलंकार हो गया। और अगर यहाँ पर देखिए आपको 2-3 वर्ड मिल रहे हैं, मनु मानो, जनु जानो आदि वर्ड जिसमें आते हैं तो वो कौन सा होता है, और उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें देखिए, अगर आप इस पूरे गद्यांश को पढ़ते हैं, ठीक है, जब आप पढ़ोगे तो आपको क्या होता है, कहीं कहीं बीच में, जैसे कि अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया, मेघ बन गुलाबी बीच रंग, तो इसमें क्या किया गया, उत्प्रेक्षा अलंकार निकल रहा है। आपने ये एग्जाम्पल भी कहीं देखा होगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर विरोधाभास भी कर रहा है, एक दूसरे का विरोधाभास, यानी कि उससे विरोध की बातें भी की जा रही हैं। तो प्रयुक्त काव्यांश में उत्प्रेक्षा, रूपक और विरोधाभास अलंकार है। फिर बात आती है लास्ट में रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में सिर्फ इन 2 लाइन करनी, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, यानी कि जो जंगल है उसके बीच में जो गुलाबी रंग है उसी का वर्णन हमें करना है। तो क्या करेंगे, जो हमारा कवि है वो कह रहे हैं कि श्रद्धा अपने शरीर पर, जो श्रद्धा की बात की जा रही है, श्रद्धा मनु में, श्रद्धा और मनु 2 अलग अलग चीजें हैं। श्रद्धा अपने शरीर पर क्या किए हुए, पीले रंग का मेघ चर्म धारण किए हुए है। जो हमारी श्रद्धा है वो क्या किए हुए, अपने शरीर पर पीले रंग के मेघ चर्म धारण किए हुए है। उसकी वेशभूषा से कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। वो जब पहने हुए है, जो उसकी वेशभूषा है उससे कहीं कहीं पर, यानी कि बीच बीच में उसके जो कोमल और सुकुमार अंग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग के सुंदर बिजली का फूल दिख रहा हो। अगर पूरा सब नीला है तो उसमें अगर गुलाबी खिल जाए तो वो अलग चमकता है। तो इसी प्रकार वो कह रहे हैं कवि
कि श्रद्धा जो है वो एक कपड़ों पहने हुए है, तो उसका जो बीच बीच में शरीर दिख रहा है कहीं कहीं पर, वो एकदम बिजली के फूल के समान, यानी कि उसमें अगर जिस प्रकार से नीले बादलों में गुलाबी रंग एकदम खिल जाता है, उसी प्रकार से उनके कपड़ों के बीच उनके जो शरीर की सुंदरता है वो एकदम खिल रही है। तो यही जो हमारे लेखक हैं वो कहना चाहते हैं। तो हमने आपको बताया कि गद्यांश और पद्यांश को कैसे हल करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कोई डाउट, कोई क्यूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश में है, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो मैं आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम बेहतर ढंग से करा दूंगा। तो बच्चों आपको करना क्या है, आपको पढ़ाई करते रहना है, डे बाय डे आपको रिवीजन करते रहना है। जितना भी पढ़ें उसका आपको रिवीजन जरूर कर लें, ठीक है। फिर वो चाहे फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो, फिजिक्स के डेरिवेशन हो, फिर भाई चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिर चाहे वो मैथ के अलजेब्रा हो, मैथ की कुछ भी हो, यानी कि अगर पूरी मैथ हो या फिर पूरी बायोलॉजी हो या फिर हमारी केमिस्ट्री हो या प्रयोगशाला समीकरणों केमिस्ट्री, यानी कि कुछ भी अगर आप पढ़ते हो तो उसका रिवीजन जरूर करते रहना, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।